क्या राघव चड्ढा डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और उनके साथ वो तमाम 6 सांसद, राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी अब राज्यसभा के चेयरमैन के पास चली गई है, जो कि देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और उनका नाम है राधाकृष्णन, और एंटी डिफेमेशन लॉ। और उसकी बात अब शुरू हो गई है कि क्या इस लॉ के आधार पर जितने भी राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं वो उनकी संसदीय जा सकती है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विनय सुल्तान हैं। और विनय, सबसे पहले तो दर्शकों को ये जानना होगा कि एंटी डिफेमेशन लॉ होता क्या है। एंटी डिफेमेशन लॉ जो है या दल बदल कानून, विरोधी कानून जो है, वो कई, मैंने जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि 1985 में पहला दल बदल कानून आया था, जब गया राम इंसिडेंट हुआ था कि कांग्रेस में एक हरियाणा में जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, जिसमें एक सांसद थे गया लाल, जिनको गया राम बाद में कहा गया, आया राम गया राम की कहावत वहीं शुरू हुई थी। तो सुबह कांग्रेस में थे, फिर संयुक्त विधायक दल में चले गए, फिर उसके बाद में शाम को फिर कांग्रेस में आए, फिर रात होते होते फिर संयुक्त विधायक दल में चले गए। तो उन्होंने एक ही दिन में 4 बार पार्ले बदले। तो उसके बाद में ये तय किया गया कि जो दल बदल, ऐसे दल बदलू जो नेता हैं, उनके खिलाफ एक कानून लाया जाए ताकि देश की जो है राजनीतिक स्थिरता वो बनी रहे और वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में ना चली जाए जो कि समझौते करके और इधर से उधर कूदते रहे। तो वैसी स्थिति में 1985 में पहली बार आया, फिर 2003 में नया दल बदल कानून आया और नए दल बदल कानून के हिसाब से ये व्यवस्था की गई। 10th शेड्यूल एक होती है 10वीं अनुसूची संविधान की, उसमें पूरी व्यवस्था दी गई है कि दल बदल अगर कोई करता है राजनेता या कोई जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लोग जो प्रतिनिधि है, अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, या आपका हो सकता है कि आपका अपने राजनीतिक दल से एक बड़े सेक्शन का जो है वो मतभेद हो जाए राजनीतिक लाइन पे, पॉलिटिकल वजहों से, और वो किस तरीके से अलग पार्टी बन सकते हैं, जैसे शिवसेना के वक्त हम लोगों ने देखा जी। तो दोनों स्थितियां जो हैं, तो 10वीं अनुसूची में पैराग्राफ 4 है, उसका सब पैराग्राफ 1 है और वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज कर जाए, है ना, जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी है, ठीक है, वो अगर बीजेपी में मर्ज कर जाए, ऐसी स्थिति बने, तो फिर जो उसके जितने भी सदस्य हैं वो भी अपने आप ही बीजेपी में मर्ज कर जाएंगे, जो पॉलिटिकल सदस्य हैं। खास बात यहाँ पे ये है कि इसमें ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी लिखा गया है, लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं लिखा गया। दोनों में फर्क क्या होता है? आपकी एक बात समझिए कि जैसे बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अध्यक्ष नितिन नवीन है, ठीक है, और एक बीजेपी का लेजिस्लेटिव पार्टी है जिसके अध्यक्ष जो है, जिसके मुखिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। तो ये दो अलग अलग तरीके से, एक पार्टी जो कि संसद के अंदर कार्य कर रही, जिसमें चुने हुए सदस्य हैं, वो अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं, और एक जो ऑलरेडी जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिसके टिकट पे वो चुनाव लड़ते हैं, जिसके वो सदस्य हैं, जिसकी बातें जो है, जिसकी विचारधारा को वो दुनिया के सामने रखते हैं और उसको पालन करते हुए वो दिखाई देते हैं, तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी उसे कहते हैं। तो बीजेपी जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके अध्यक्ष नितिन नवीन है, और जो एक पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसके अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी है, वो लीडर ऑफ द हाउस भी है। दूसरा, उसमें सब पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ 4 का, वो ये कहता है कि ये ऐसी स्थिति होती है और एक जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज कर जाए, मतलब फर्ज कीजिए कि आम आदमी पार्टी बीजेपी में मर्ज कर जाए, विलय हो गया, तो वैसी स्थिति में भी 2/3 सदस्य कम से कम सांसद जो हैं वो दूसरी पार्टी में मर्ज करने के लिए तैयार होने चाहिए, तभी ये मर्जर कंप्लीट माना जाएगा। तो पहली शर्त क्या है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जो है, लेजिस्लेटिव पार्टी अकेले से फैसला नहीं कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टी जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी वो मर्ज करे, दूसरा उसके 2/3 सदस्य कम से कम जो है वो मर्ज करें। तो ये दोनों स्थिति जब बनती है तो वो मर्जर जो है हम उसको लेजिटिमेट मानते हैं। वैसी स्थिति में जो भी संसद सदस्य हैं, चाहे राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, उनकी संसद सदस्यता जो है वो बरकरार रहती है, बनी रहती है। तो ये दो बात है। अब कल हमने देखा कि राजदीप सरदेसाई के साथ में इंडिया टुडे में अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं, जो कि कांग्रेस के नेता भी रहे हैं और बड़े नामी वकील हैं, वो ये कह रहे थे कि टेक्स्ट बहुत स्पष्ट है
मतलब कि कानून बहुत साफ है कि डिस्क्वालिफिकेशन का क्या ग्राउंड हो सकता है और मर्जर का क्या ग्राउंड हो सकता है, तो वो ये बात कह रहे थे। लेकिन सूरज यहाँ पे बहुत सारी बातें जो हैं उनको हमको समझना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले हमको प्रीवियस फैसले समझने पड़ेंगे कि अभी के दौर में, हाल के दौर में हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण रहे हैं। आपको याद होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सत्ता जब केंद्र सरकार में आए थे, उसके बाद में बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लोटस चले थे तमाम राज्यों में, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम जगहों पर जो है ऑपरेशन लोटस हमको चलते हुए दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल, हाँ, वहां पर भी तो वैसी स्थिति बनी थी। तो वो स्थिति जो है उसमें ऑपरेशन लोटस के दौरान ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को पुनः चैलेंज किया गया, क्योंकि रातों रात जो है एमएलए पाला बदल रहे थे। तो 2016 में हरीश रावत जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और 28 मार्च को दरअसल उत्तराखंड में जो है फ्लोर टेस्ट होना था। उनके अविश्वास प्रस्ताव हरीश रावत के खिलाफ था, उसमें उनको अपना जो है बहुमत साबित करना था। उससे ठीक एक दिन पहले जो है 9 एमएलए कांग्रेस के वो डिफेक्ट कर गए थे, वो चले गए थे बीजेपी में और उन्होंने मर्जर घोषित कर दिया था। और इसके तुरंत बाद जो है राज्यपाल ने धारा 356 के तहत संविधान की राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, तो फ्लोर टेस्ट हो भी नहीं पाया। तो ये स्थिति बनी थी। इसके बाद में हाई कोर्ट में जाके हरीश रावत ने इसको चैलेंज किया था और हाई कोर्ट ने जो है प्रेसिडेंट रूल को जो है असंवैधानिक बता दिया था और ये कहा था कि ये 356 जो धारा 356 है, जिसके तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वो उसका मिसयूज कर रही है केंद्र सरकार। अच्छा। तो ये कह के उन्होंने जो है फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरवीन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक फ्लोर टेस्ट जो है वो हो जाना चाहिए और वो फ्लोर टेस्ट जो है वो निष्पक्ष फ्लोर टेस्ट हो, उसके बाद डिसाइड हो कि दरअसल कौन सत्ता में आएगा। तो इस तरीके से 10 मई 2016 को हरीश रावत फिर से मुख्यमंत्री बने थे तमाम ऑपरेशन लोटस के बावजूद। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि जो 9 विधायक जो छोड़ के उन्होंने रातों रात पाला बदला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है, मतलब एक संवैधानिक पाप है जो उन्होंने किया, क्योंकि चुने गए वो किसी दूसरे पार्टी से, दूसरे पार्टी के सिंबल से, दूसरे पार्टी की विचारधारा के लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया, इसकी वजह से वो चुने गए। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिन कहा है ना। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये मामला हुआ था जब एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है उसने एक अलग लेजिस्लेटिव पार्टी बना ली थी। तो हुआ क्या था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में 2 फाड़ हो गए थे। मेजोरिटी जो विधायक थे वो एकनाथ शिंदे के साथ में गए थे और एकनाथ शिंदे ने ये क्लेम किया था कि हम दरअसल असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो असली शिवसेना नहीं है। उस समय ये लड़ाई चल रही थी कि चुनाव से ठीक पहले कि सिंबल किसे मिलेगा और कौन जो है शिवसेना के नाम से चुनाव लड़ेगा, धनुष कमान के जो है निशान पे चुनाव लड़ेगा, ये डिसाइड होना था। और इस दौरान क्या हुआ था, शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है उसने अपना एक चीफ विप भी नियुक्त कर दिया था। तो इसको चैलेंज किया गया था उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने इस विप को हटा दिया था। और उन्होंने ये स्पष्ट कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कि लेजिस्लेटिव जो पार्टी है वो मेन पॉलिटिकल या ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती है। अगर आप अलग धड़ा बना रहे हैं तो आपको ओरिजिनल पार्टी से भी एक अलग धड़ा बनाना पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंटली, मतलब ये जो एक नोशन इससे पहले था कि जो संसद के अंदर पॉलिटिकल पार्टी, जो लेजिस्लेटिव पार्टी है और जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है वो दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट इकाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फैसला देते हुए साफ कर दिया था कि दोनों अलग अलग नहीं है। और इसी आधार पे जो है ये चैलेंज करने की बात कही जा रही है लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, अगर आम आदमी पार्टी खुद बीजेपी में मर्ज हो जाती तो ये राघव चड्ढा का वहां पे बीजेपी में जाके मर्ज होना ये जायज था। ये आम आदमी पार्टी का तर्क है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, लगातार उनकी तरफ से यही 2 फैसले जो है कोर्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपने बताया कि जो स्पीकर हैं राज्यसभा के, जो कि माननीय उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन, तो उनके सामने जो उन्होंने अपील की है वो उसके ऊपर जो फैसला लेंगे उस फैसले को जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। मतलब कि उस फैसले को अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वो फैसला नहीं आता है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये मामला है, लेकिन ये अकेला ऐसा आप समझिए कि अकेला ऐसा मामला नहीं, इसका एक काउंटर एग्जाम्पल भी है। जैसे हुआ ये था कि 2019 में कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक जो गोवा के थे उन्होंने बीजेपी में मर्ज कर लिया था, तो 2/3 मेजोरिटी से मर्ज कर लिया था। उस समय गोवा में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे गिरीश
चोदनकर वो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने हाई कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी कि ये जो मर्जर है वो बिल्कुल गलत है। तो इसके खिलाफ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो सब पैरा 1 और सब पैरा 2 है पैराग्राफ 4 का, जो हमने आपको बताया था कि एक में लेजिस्लेटिव पार्टी और जो ओरिजिनल पार्टी जो है उसके बारे में जो हमने आपको विस्तार से इसी वीडियो में बताया था, उन्होंने ये कहा कि दोनों सब पैरा को अलग अलग पढ़ा जाना चाहिए। उनका ये तर्क था बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब अपने डिसीजन में दिया कि जो पैरा 1 है जिसमें ये कहा जाता है कि ओरिजिनल पार्टी जो है वो भी उस पार्टी के साथ में मर्ज करे, है ना, तो ये जायज माना जा सकता है। अच्छा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसके ऊपर ये नहीं थोपा जा सकता कि ओरिजिनल पार्टी क्योंकि मर्ज नहीं कर रही तो लेजिस्लेटिव पार्टी भी मर्ज नहीं कर सकती। अगर 2/3 जो सदस्य हैं अगर वो जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, बिना किसी दबाव से जा रहे हैं या जैसे भी जा रहे हैं, और वो एक साथ मिलके एकजुट होके जा रहे हैं, तो मर्जर हम उसको ठीक मानते हैं। तो ये दोनों फैसले जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो जो लेजिस्लेटिव पार्टी और ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उसके खिलाफ जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है 2019 का, ये तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ये स्थिति बनती है। तो हमारे पास में क्या है कि ये केस जो है हमको ये अदालती पूरे के पूरे बहसबाजी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राघव चड्ढा का तब तक कार्यकाल, क्योंकि 2022 में वो बने हैं, तो कार्यकाल उनके पास में बहुत थोड़ा बचा है, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि राघव चड्ढा फिर नए सिरे से बीजेपी से चुन के आ जाए। तो उनका ये पूरा का पूरा जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला, मतलब बेसिकली आम आदमी चाह रही है कि मेरे सीट से आप सांसद ना रहे, आप अगर आपको बनाना ही है तो बीजेपी से बनानी है, ठीक है। तो ये स्थिति बनती है। और कमाल की बात इसको आप ये समझिए कि ये एक तरीके की उलटबाजी, एक तरीके की आप क्या कह सकते हैं इसको, विडंबना है, एक आयरनी है कि 2022 में जब राघव चड्ढा पहली बार संसद में आए थे, तो अगस्त 2022 में उन्होंने जो पहला अपनी जिंदगी का पर्सनल बिल रखा था, पर्सनल मेंबर बिल, उसमें उन्होंने इसी एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए जो है बात रखी थी, युवा वाला जो एक, हाँ, और उन्होंने ये कहा था कि कम से कम जो 2/3 वाली जो शर्त है कि 2/3 विधायक संसद सदस्य जो है वो या विधायक जो है वो शामिल हो सकते हैं, उन्होंने कहा इसको बढ़ा के 3/4 कर दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति होती तो राघव चड्ढा को अभी एक सांसद और चाहिए होता, मतलब इस मर्जर में इसको लेजिटिमेट करने में। हालांकि इसकी लेजिटिमेटी जो है वो अभी सवालों के दायरे में है, लगातार लोग सवाल कर रहे हैं इसके ऊपर, और खासतौर पे आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष जो है जिस तरीके से ये लोग टूट के बीजेपी में गए हैं उसके ऊपर सवाल कर ही रहे हैं, तमाम किस्म के रिएक्शन आ रहे हैं। उसके बावजूद जो है इस पे आखिरी फैसला जो है पहले राज्यसभा के जो सभापति हैं वो लेंगे, उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या फैसला देती है वो देखने वाली बात रहेगी। तो इस मामले से जुड़ी अपडेट यही है। तो कुल मिला के कहा जाए तो जा भी सकती है राज्यसभा सांसदी इनकी, और जो इनके तमाम साथी उनकी भी, और हो सकता है कि इसके मामले में एक अलग नजीर जो है 50-50 चांसेस अभी हैं पेश कर दी जाए। हाँ, तो कुल मिला के अदालती पचड़े में तो ये मामला पूरा फंसता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली। तो साहब ये कुल मिलाकर जो मामला है वो आपको दिखाई दे रहा है राघव चड्ढा का और उनके साथ जो 6 और राज्यसभा सांसद आए हैं उनके बारे में। और आम आदमी पार्टी के तरफ से अगर आप देखेंगे भी तो उनका भी ये तर्क था कि साहब आपको जनता ने चुनकर नहीं भेजा है, आपको आम आदमी पार्टी के ही नेताओं ने चुनकर आपको राज्यसभा में भेजा है। तो अगर आप राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो आपको आम आदमी पार्टी के ही पद से राज्यसभा रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये आम आदमी पार्टी का तर्क है। और उसके बाद जैसा कि सुल्तान ने आपको बताया कि ये पहले तो उपराष्ट्रपति के सामने जाएगा, उपराष्ट्रपति इस पर क्या फैसला देते हैं, उसके बाद फिर ये अदालत के चक्कर ये केस जो है मैं वो काटता दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा अपडेट है जो राघव चड्ढा से जुड़ा हुआ है। बाकी आप देखते रहें न्यूज़ पंच। मेरा नाम सूरज है, मेरे साथ सुल्तान है। शुक्रिया।